बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ में आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, इमरान खान एक मरतबा फिर खतूत लिखने के लिए तैयार हैं। इस बार वो खतूत किसको लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं और वो इन खतूत में क्या लिखना चाह रहे हैं? क्या इमरान खान को इस बार भी खतूत का जवाब मिलेगा या ये खतूत भी तारीख की रद्दी की टोकरी में कहीं ना कहीं चले जाएंगे? इसके अलावा हम बात करेंगे कि अब जनरल कमर जावेद बाजवा पर इल्जामात सोच समझकर आयद किए जाएं, क्योंकि अब कमर जावेद बाजवा रखेगा नहीं बल्कि सूद समेत लौटाएगा। यह मामला क्या है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर हम बात करेंगे कि फरवरी का महीना जनरल फैज हमीद पर बहुत भारी गुजरने जा रहा है और क्या जनरल फैज हमीद के साथ इमरान खान के मामला भी नथी होने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कल शहबाज शरीफ की हुकूमत का आखिरी दिन है। जी नाज़रीन, कल का दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत का आखिरी दिन है। ये मैं क्यों कह रहा हूं उसकी भी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर में बड़े दंगल के लिए मैदान सजने जा रहा है। एक तरफ जहां चौकों और छक्कों की बारिश होगी तो दूसरी तरफ डंडों, लातों और मुक्कों की बौछार होगी। ये मामला क्या है, इस पर भी मैं आपसे तफसील से बात करूंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। लेकिन सबसे पहले एक इंतहाई अफसोसनाक खबर, वो जो कहता था कि गुर्बत अफसोसनाक और मायूसी का मुहर्रिक है, और वो जो खातिमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शोहर मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले शहजादा करीम अल हुसैनी यानी प्रिंस करीम आगा खान चाहरों अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए हैं। इस्माइली इमामत के दीवान के मुताबिक प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम यानी रूहानी लीडर थे। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के मुताबिक इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा और दुनिया भर में अपने तरक्याती कामों के लिए मशहूर शहजादा करीम अल हुसैनी प्रिंस करीम आगा खान चाहरों के नामजद जानशीन का ऐलान बाद में किया जाएगा। प्रिंस करीम आगा खान हजरत पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और पैगंबर इस्लाम के कजन हजरत अली यानी मौला अली मुश्किल कुशा के नस्ल से ताल्लुक रखने वाले प्रिंस करीम आगा खान अब हम में नहीं है। बरतानवी, फ्रांसीसी, स्विस और पुर्तगाली शहरत रखने वाले बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता प्रिंस करीम अल हुसैनी ने दुनिया के गरीब तरीन इलाकों में लोगों की मदद के लिए अरबों रुपए खर्च किए। प्रिंस करीम ने 207 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप तरक्की पजीर दुनिया का सफर करते हैं तो आप देखते हैं कि गुर्बत अफसोसनाक मायूसी का मुहर्रिक है। तो नाज़रीन, प्रिंस करीम आगा खान अब हम में नहीं रहे और हम इस दुख में जो हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी है आगा खानी, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। यही दुनिया का दस्तूर है और ये सफर है। आज वो गए, कल हमने जाना है। ये फानी दुनिया है, यहाँ किसी ने नहीं रहना। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि इमरान खान बहुत बड़ा खत लिखने जा रहे हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाहौर में क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, पीटीआई ने इस वक्त देखें तो 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज का मैदान सजने को है। 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 बजे मुकाबला होगा, यानी दोनों मध्य मुकाबिल होंगे, जबकि दूसरा मुकाबला पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 12 फरवरी को होगा। और एक तरफ तो जहां ये खेल के मैदान पर ये दंगल होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ पीटीआई ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है और लाहौर हाई कोर्ट ने डीसी लाहौर को तलब कर रखा है, जो कल यकीनन अपना वहां पर पेश होंगे और पेश होकर के वो बताएंगे कि वो एनओसी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक की जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि इंतजामिया की तरफ से सेक्शन 144 नाफिज कर दिया जाएगा, जो हमेशा की तरह होता है। इसके अलावा पीटीआई को जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान की बजाय मुतबादिल मैदान या कोई ग्राउंड या कोई जगह फराहम कर दी जाएगी। लेकिन पीटीआई बस जिद है कि उसने जलसा करना है तो मीनार पाकिस्तान पे करना है, और उन्होंने अगर गंदगी करनी है या दंगल मचाना है तो वो उन्होंने लाहौर में ही मचाना है। तो इस हवाले से आपको याद होगा कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि अगर पीटीआई को शराफत की जबान समझ में ना आई तो डंडा चलेगा और खूब चलेगा, क्योंकि 26 नवंबर को भी इनके साथ हमने पहले बहुत इज्जत से बात की थी, बहुत प्यार से बात की थी, लेकिन पीटीआई को इज्जत और प्यार की बात समझ में नहीं आई थी। लेकिन अब की बार क्योंकि सैफर की
टूर्नामेंट हो रहा है, अगर यहाँ पर इस मर्तबा कोई गंद डालने की कोशिश की गई तो फिर कुछ अच्छा नहीं होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन को बाकायदा तौर पर तैयार रहने के अहकामात मिल चुके हैं और बहुत बड़ा क्रैकडाउन आज रात से ही शुरू होने जा रहा है। और कल तक आप देखेंगे कि पीटीआई के अहम रहनुमा या तो खुद गिरफ्तार हो चुके होंगे या फिर गिरफ्तारी दे चुके होंगे या फिर उन्हें धर लिया गया होगा, ताकि 8 अपना जनवरी को जो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है उसके इनेकाद को बेहतर और पुरअमन बनाया जा सके। तो दूसरी तरफ ये भी तय किया जा चुका है कि 8 फरवरी को जो भी घर से निकलेगा वो उठा लिया जाएगा। 8 फरवरी को अगर किसी ने भी कोई भी मजमा लगाने की कोशिश की तो खूब डंडा चलेगा, खूब लातें चलेंगी, खूब मुक्के चलेंगे और फिर खूब कार्रवाई होगी। और उसके हवाले से बाज़ अहकामात जारी किए जा चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या पीटीआई में इतनी सख्त है कि वो 8 फरवरी को मैदान में आए, निकलें और फिर आगे देखें कि क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि अब जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से कोई भी इल्जाम आयद करने से पहले 100 दफा सोच ले, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल फैज हमीद केस में उनकी जो भी मामला थे वो उन्होंने रिजॉल्व कर लिए हैं। और उसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा पर जो रिटायरमेंट के बाद 2 साल की एक मुद्दत होती है कि इन 2 सालों में वो खामोश रहेंगे, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे और ना ही कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे। तो अब उनकी 2 साल की वो जो मुद्दत है वो पूरी हो चुकी। अब जो भी जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जबान खोलेगा तो उसको जनरल कमर जावेद बाजवा अब खुद जवाब देंगे। अब ये नहीं होगा कि जनरल बाजवा के जराए ने ये खबर दी है। जनरल बाजवा, जिसके वजह से कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन इतलात यही है कि वो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं और अब उन्होंने अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। शादियों में, वलीमों में, दावतों में अब उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया है। जिस तरह नाज़रीन मैंने आपसे कहा था कि जनरल फैज के हवाले से कि जनरल फैज पर फरवरी भारी गुजर सकता है, तो इस हवाले से इतलात ये मिल रही हैं कि जनरल फैज हमीद की ट्रायल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, आर्ग्यूमेंट्स फाइनल हो चुके हैं और जनरल फैज हमीद के वकला ने अपने आर्ग्यूमेंट्स या अपने दलाल मुकम्मल कर लिए हैं और अब मामला जा रहा है फैसला महफूज करने की तरफ। और ये जो फैसला महफूज होगा इसमें यकीनन कोई सजाए मौत की जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जनरल फैज हमीद को इन मामलात में, करप्शन में जो भी, क्योंकि आगे और भी तो केस है ना, 9 मई के केसेस है और बहुत सारे, अरशद शरीफ का केस है, इलेक्शन में जो आरटीएस बिठाकर इमरान खान को जितवाने के मामलात है वो हैं, अख्तियारात से तजावुज करने के मामलात हैं, अख्तियारात के गलत इस्तेमाल के मामलात हैं। तो फिल वक्त जो इस वक्त इमरान अपना जनरल फैज हमीद को सजा मिलेगी वो कमोबेश 6-7 साल तक की हो सकती है। और इसके अलावा इस सजा के बाद जो मामला शुरू होगा वो इस तरह होगा कि इमरान खान भी जनरल फैज हमीद के साथ होंगे, यानी अब वो मामला सामने आएंगे जो जनरल फैज हमीद और इमरान खान ने मिलकर किए होंगे। तो अब मैं कह रहा हूं ना कि फरवरी में ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि फरवरी के आखिर तक बहुत बड़ा फैसला आ सकता है जो बहुत बड़ी सजा की सूरत में भी हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, मैंने आपसे कहा कि कल शहबाज शरीफ की हुकूमत का आखिरी दिन होगा, तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने ये क्यों कह दिया। इस वक्त देखें तो वजीर आजम शहबाज शरीफ पर 2 किस्म की जो है वो उनके सर पर तलवार लटक रही है। एक तो बाज़ाई केस में जो हलफनामे का मामला है जो एक अदालत में चल रहा है, कोयटा बलूचिस्तान की अदालत में, वहां से भी कोई फैसला आ सकता है। लेकिन कल जो फैसला आ सकता है वो है रमजान शुगर मिल का फैसला, जो 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपए की करप्शन का मामला है। और पहले इस मामले को नेब ने देख रही थी और इस हवाले से बहुत सारी गिरफ्तारियां भी, शरीफ खानदान की बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई थी। ताहम नेब कवानीन में तरामीम के बाद या तब्दीली के बाद यह मामला भेज दिया गया था एंटी करप्शन लाहौर को, और एंटी करप्शन लाहौर ने इस मामले की जो समात है या जो भी इसके प्रोसीजर होता है वो मुकम्मल कर लिया है और फिर फैसला महफूज कर लिया है जो सुनाया जा सकता है मुमकिन तौर पर कल। तो इस वक्त यह है कि अगर शहबाज शरीफ को सजा सुना दी जाती है तो कल का दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत का आखिरी दिन भी हो सकता है। और अगर कल इनको यानी हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो फिर जो खेल जिस तरह चल रहा है इसी तरह ही चलता रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से। तो आपको पता है कि इस वक्त इमरान खान को बड़े जोर से खत लगे हुए हैं।
कभी वो जजों को खत लिख देता है, उन जजों को या जिनको वो कभी कबूल नहीं करता, और कभी वो 26वीं आईनी तरमीम की आड़ में छुपने की कोशिश करता है, और कभी वो 26वीं आईनी तरमीम के उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे देता है, कभी वो आईनी बेंच को के खिलाफ ऑल फॉल बकता है, और तो कभी उसी आईनी बेंच के सरबराह को मदद के लिए दरख्वास्त लिखता है, और कभी जो है वो आईएसआई को डर्टी हैरी कहता है तो फिर उन्हीं को खत लिखता है, कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को एक याया पार्ट 2 कहता है तो फिर कभी उसी को खत लिख देता है। लेकिन सवाल पैदा ये हो रहा है कि इमरान खान अब की बार किसको खत लिखने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, अहम तरीन जराये का कहना है कि इस वक्त इमरान खान ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है और अब इमरान खान 2 खतूत लिखेंगे। जी नाज़रीन, इमरान खान 2 खतूत लिखकर और उन दोनों खतूत में 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन का मुतालबा करने जा रहे हैं। इससे पहले जो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखा था, जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आया, जिस खत को पॉलिटिकल ड्रामा करार दिया जा रहा है या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक पॉलिटिकल टेक्निक करार दिया जा रहा है, तहरीरी तौर पर ऐसा कोई खत लिखा ही नहीं गया। सिर्फ वही खत था जो ट्वीट में, खुला खत जो ट्वीट में आप हम सब तक पहुंचा था। इसके अलावा इस खत की रिटन में कोई हैसियत या अभी तक कोई चीज साबित नहीं हो सकी है। तो अब इमरान खान की यह कोशिश है कि उस खत में ना 9 मई का जिक्र था, न 26 नवंबर का जिक्र था, न मैसेकर इस्लामाबाद था और न ही कोई चीज थी। लेकिन अब जो खत लिखेगा इमरान खान, उसमें मैसेकर इस्लामाबाद भी होगा, उसमें 9 मई भी होगा, उसमें 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी होगा, उसमें 26 मई को गोली क्यों चलाई भी होगा, और इसमें बहुत कुछ होगा। क्योंकि अब की बार इमरान खान खत लिखने जा रहे हैं सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी को और वजीर आजम शहबाज शरीफ को। तो जिस तरह पहले जिस 26वीं आईनी तरमीम को कबूल नहीं करते थे और जिस हुकूमत को वो इमरान खान जो है वो फॉर्म 47 की हुकूमत करार देते थे, लेकिन उसी के लोग उसी हुकूमत की कमिटीज में बैठ रहे हैं और उसी पार्टी के लोग उसी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी करते हैं और उसी 26वीं आईनी तरमीम के फवायद भी लेते हैं, उसी 26वीं आईनी तरमीम की कोख से निकलने वाली आईनी बेंच के सामने भी पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पेश होकर सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में दलाल भी देते हैं, और उसी को इमरान खान खत में बहुत बुरा भला कहते हैं उसी बेंच को, और फिर उसी बेंच के सरबराह को खुद खत लिख देते हैं। तो ये दोहरी जो पॉलिसी है, ये जो दोहरा मयार है इमरान खान का, अब जो लिखा जा रहा है खत आसिफ जरदारी साहब को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, उस खत में ये सब चीजें होंगी और इस खत का ड्राफ्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान को यह खत लिखने की जरूरत क्यों पेश आई, तो उसकी एक अहम वजह है क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का खत तो तारीख की रद्दी की टोकरी में चला गया और वहां से ना तो कोई जवाब आया ना कोई आना था, क्योंकि वहां की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि किसी भी मुजरिम के सवाल का जवाब नहीं देना, ना ही किसी मुजरिम के खत का जवाब देना है। पॉलिटिकल लोगों से बात करें, इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात न करें। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अगर सेम पेज पर हैं तो वो मुआशी उमूर पर है, सियासी उमूर पर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पर नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज को गवर्नमेंट पॉलिटिकली खुद हैंडल करे, उस पर इस्टेब्लिशमेंट का कोई मामला नहीं हो सकता। तो इस हवाले से ये जो उस खत को लिखा गया था और उस खत के बाद जो पीटीआई में बददिली फैली है, जो पीटीआई में तकसीम पैदा हुई है और पीटीआई की लीडरशिप में जिस तरह मायूसी फैली है और जिस तरह पीटीआई को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता शब असद केसर साहब की रिहाइशगाह पर अशाई में मौजूद सियासतदानों ने आपस में मुशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इमरान खान को यह खत नहीं लिखना चाहिए था। एक्स प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से ही क्यों ना, लेकिन उन्हें खत नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का जो इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक नैरेटिव है, उस नैरेटिव को और उसकी हिस्ट्री को मद्देनजर रखा जाए तो फिर इमरान खान को यह खत कतई तौर पर नहीं लिखना चाहिए था। और अब अगर इस खत को काउंटर करना है, अब अगर इस कंट्रोवर्सी को कंट्रोल करना है, तो बेहतर यही होगा कि अब इमरान खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखें और वजीर आजम को भी खत लिखें, ताकि काउंटर किया जा सके, बैलेंस किया जा सके, और जो नुकसान पहुंचा है इस खत से
उसको कवर करने के लिए ये 2 खतूत लिखना बहुत जरूरी है। और ये दोनों खतूत तकरीबन वही होंगे जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया आफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लिखे थे। तो सिर्फ एड्रेस चेंज हो सकता है, मजीद कुछ भी चेंज नहीं होगा। कुछ चीजें जो अदालतों से मुतालिक हैं वो चीजें नहीं होगी, और 9 मई और 26 नवंबर को ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि इस खत के हवाले से बहुत सारी नई कंट्रोवर्सीज क्रिएट होने जा रही हैं। अब थोड़ा सा सब्र कर लें, 1 से 2 दिन या ज्यादा पीर के दिन तक खतूत रवाने हो जाएंगे और फिर सारा मीडिया इन्हीं खतूत के पीछे भाग रहा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए।